नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुपर एक्शन मोड में इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे। दरअसल अचानक ही लखनऊ के केजीएमयू वो पहुंचे और आम आदमी की तरह लाइन में लगकर व्यवस्थाओं को परखते हुए नजर आए। काफी देर तक अधिकारी डिप्टी सीएम को पहचान ही नहीं पाए। केजीएमयू के ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों से वो बातचीत करते रहे एक अनजान शख्स की तरह, और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में मरीजों से पूछताछ उन्होंने की। तो सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर उतरकर हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और इस दौरान जब वो लाइन में लगे हुए थे तो काफी देर तक वहां पर कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक औचक निरीक्षण ब्रजेश पाठक इस दौरान करते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है कि सुपर एक्शन मोड में इस वक्त ब्रजेश पाठक हैं और एक आम आदमी की तरह अचानक से केजीएमयू हो जाते हैं, लाइन में लगते हैं, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए लाइन में ब्रजेश पाठक इस वक्त लगे हुए हैं और एक आम आदमी की तरह वो वहां पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए कि जो आम मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ रहा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चेहरे पे मास्क लगा हुआ है जिसके कारण कोई भी शख्स उन्हें वहां पर नहीं पहचान पाए, यहां तक कि अधिकारी भी उनको नहीं पहचान पाए और काफी देर तक लाइन में ही ब्रजेश पाठक लगे रहे। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलेश, एक तरह से देखा जाए तो 100 दिन का टारगेट तो है ही है सभी मंत्रियों के पास, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अचानक से केजीएमयू जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, चेहरे पे मास्क लगा हुआ है जिसकी वजह से काफी देर तक वहां के जो अधिकारी हैं वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, उसके बाद लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, जमीन पर खुद उतर रहे हैं, तमाम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। आज जिस तरीके से वो औचक निरीक्षण करने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां पर वो खुद लाइन में लगे रहे। इस दौरान उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एक आम जनता की तरह वो लाइन में खड़े थे और जायजा ले रहे थे कि क्या जनता के साथ वहां पर सलूक किया जाता है, जो मरीज आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीजों का जायजा लिया है। उसके अलावा साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि केजीएमयू के अंदर जहां कहीं भी गंदगी दिखी उसको लेकर सफाई निर्देश भी किया है। उसके साथ साथ मरीजों को कोई समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी समस्या के लिए तत्काल उनसे संपर्क किया जा सकता है, चाहे वो मरीज हो, डॉक्टर हो या फिर अस्पताल प्रशासन के अधिकारी हो। तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और औचक निरीक्षण किया है। कहीं ना कहीं आम जनता जब ब्रजेश पाठक को अपने पास देखा उन्होंने और उनसे मरीजों से जब ब्रजेश पाठक ने बातचीत की और आश्वासन दिया कि हर संभव मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी ये कहने से चूक नहीं की कि नेता हो तो ऐसा। तो ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखी जा सकती हैं जहां पर ब्रजेश पाठक बिना बताए औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच जाता है। इससे पहले उन्होंने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था जहां पर उनको व्हील चेयर नहीं मिली थी, जिसके बाद तमाम डॉक्टरों को फटकार लगाई गई थी और समस्याओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे। वैसा ही आज मामला केजीएमयू में देखने को मिला। तमाम जो है जरूरी चीजों को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी मरीज को कोई भी अगर समस्या होती है तो तत्काल प्रभाव से उस समस्या का निराकरण किया जाए, ऐसा ना करने पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्शन मोड में है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और 100 दिन का जो खाका तैयार किया गया है, 100 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा तो कहीं ना कहीं सबसे अव्वल नजर आ सकते हैं ब्रजेश पाठक, क्योंकि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों में एक्टिव नजर आते हैं। जिससे इससे पहले अगर हम बात करें तो बलिया की एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले पर खींचता हुआ ले जा रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिली, तो 3 दिन का समय दिया गया है सीएमओ को कि पूरे मामले की जांच की जाए और जांच करके ब्रजेश पाठक जी को अवगत कराया जाए। तो इस तरीके का एक्शन मोड नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब ब्रजेश पाठक अचानक से केजीएमयू पहुंचते हैं और औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। तो
तो गोरखपुर हमले का आईएएस कनेक्शन। दरअसल गोरखपुर मंदिर पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर में एटीएस की एक टीम जौनपुर के तारापुर पहुंची और जौनपुर के तारापुर में मुर्तजा की पहली पत्नी रहती है और मुर्तजा की पहली पत्नी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जो पहली पत्नी है उसने बताया कि रात भर कंप्यूटर पर मुर्तजा काम करता था और मुर्तजा की जो गतिविधियां थी वो भी काफी संदिग्ध थी। तो एटीएस गोरखपुर में जो हमला सामने आया उसको लेकर के यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस लगातार जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। और अभी इसी कड़ी में मुर्तजा की पहली पत्नी जो कि जौनपुर में रहती है वहां एटीएस पहुंची और वहां जाकर के जो मुर्तजा की पहली पत्नी से पूछताछ की गई तो इस दौरान उसकी पहली पत्नी ने तमाम कई बड़े खुलासे कर दिए। मुर्तजा की पहली पत्नी ने बताया कि रात भर वो कंप्यूटर पर लगा रहता था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे इस वक्त जुड़ गए हैं। जौनपुर से सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, जौनपुर में जो मुर्तजा की पहली पत्नी रहती है, जब टीम ने उससे पूछताछ की तो तमाम खुलासे उन्होंने किए और सीधे तौर पर कहा कि मुर्तजा की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी और पूरी रात भर कंप्यूटर पर मुर्तजा काम करता था। देखिए, आपको बता दें कि हम इस समय मुर्तजा की पहली पत्नी के जो पिताजी हैं उनके पास ही बैठे हैं, वही उन्हीं से जानकारी करते हैं कि क्या सही जानकारी है, क्या है। क्या नाम है आपका? है मुजफ्फरुल हक। क्या है पूरा मामला? मैं क्या बता सकता हूँ क्या मामला है, मेरा उनको संबंधी नहीं, कोई संपर्क नहीं मेरा उनका, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। आज पहुंची है कहाँ? पहली पत्नी थी मुर्तजा की पहली पत्नी थी। कब इनका तलाक हुआ? इनका शादी 20 जून 2019 को हुई थी और सितंबर में डाइवोर्स हो गई थी, इसलिए और उसके बाद से हमारा तो कोई संपर्क नहीं है किसी भी तरीके से। ये बात आपको भी बता रहे हैं, ऑफिस से पहले बता चुके हैं। कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई संपर्क नहीं। देवेंद्र जी, उनसे एक सवाल कीजिए कि जो 3 महीने का वक्त है, इस 3 महीने में क्या कुछ गतिविधियां मुर्तजा की रही थी? फोन पे बातचीत होती रहती। ये बताइए कि जो 3 महीने में उनकी गतिविधियां थी क्या थी उनकी? कोई नॉर्मल जैसी थी, नॉर्मल जैसी थी सब। लेकिन जिस तरीके से उनकी पहली पत्नी बता रही हैं कि तमाम खुलासे उन्होंने कर दिए चौंकाने वाले कि रात भर कंप्यूटर में वो काम करते रहते थे और गतिविधियां उनकी संदिग्ध थी, तो वो कैसे कह रही है ये चीजें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बिल्कुल इनका बयान आया है। कहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है। अगर आया तो मुझे मालूम नहीं है। आपकी बेटी नहीं लगाया है कि कंप्यूटर आजकल की जरूरत है, वो हर आदमी इस्तेमाल करता है, कितना इस्तेमाल करता है ये मुझे नहीं मालूम है कि रात भर करता है कि दिन भर करता है। भाई दिन भर तो आदमी ऑफिस में अपने करता ही होगा यूज कंप्यूटर पे काम। जी, और कुछ सवाल पूछना है क्या? जी, उनसे पूछिए कि उनकी बेटी ने ही ये तमाम आरोप लगाए हैं और तमाम खुलासे किए हैं कि रात भर क्या उनकी बेटी से तो बात होती होगी ना। देखिए, आपकी बेटी ने ही आरोप लगाए हैं कि रात भर उनसे बात होती है और अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं। क्या इसमें क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है। अगर बेटी ने बताया है कि किसको बताया है कि आपको बताया है बेटी ने? हमारी बेटी ने उसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। देखिए कृतिका जी, उन्होंने साफ खंडन किया है कि हमको बेटी ने कुछ नहीं बताया है, इसको साफ बचते हुए नजर आ रहा है। बताएं। देखिए देवेंद्र, ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके के मामलों में संदिग्ध पाया जाता है तो उसके जितने भी सगे संबंधी होते हैं वो सारे रिश्ते तोड़ते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही चीज इस बार भी सामने आ रही है। जो पहली पत्नी के पिता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि जानकारी सारी होंगी उनके पास में। जी, आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कड़े निर्देश दे रहे हैं, ऐसे में आज जौनपुर की एटीएस टीम पहुंची है, इसमें आज खलबली मची है। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि मुर्तजा की पहली पत्नी के जो पिता हैं वो साफ नकार रहे हैं। जैसे मुर्तजा ने अपना बयान दिया है, मुर्तजा पत्नी ने अपना बयान दिया है, क्या खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता से पूरा खंडन कर रहे हैं कि कोई बयान हमको मालूम नहीं। जी देवेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिली कि जब यूपी एटीएस उनकी पहली पत्नी के पास में पहुंची तो क्या और भी कई खुलासे उनकी पत्नी ने किए हैं? क्योंकि पिता तो एकदम शांत हैं, पिता कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है इस चीज में।
मैं उनके पिताजी से बात कर रहा हूँ। कोई जानकारी आपकी दिया है किस चीज की? कोई मुर्जा के बारे में? कोई हमें ऐसी बात जानकारी दी है। हम लोग आपने बताया ना कि हमारा उनसे 2019 सितंबर के बाद से कोई संपर्क किसी तरीके से उनसे नहीं है, और जिस वक्त उनसे संपर्क था उस वक्त वो नॉर्मल जैसे आम आदमी होता वैसा था। अब उसके बाद उससे क्या इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो मुझे मालूम। देवेंद्र जी, मेरा सवाल है उनसे, ये सवाल कीजिए कि जवाब पूछना मजबूरी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का मामला है। नहीं, देखिए, हमारा खाली मुख्यमंत्री का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का, हमारा सबका मामला है। अगर कोई इस तरीके का कोई क्रिमिनल एलिमेंट कोई हरकत अगर करता है तो खाली एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं होता, बल्कि सारा हमारे लिए खतरा है, आपके लिए खतरा, सबके लिए खतरा है। तो हम क्यों देवेंद्र जी उनसे ये सवाल कीजिए कि जब यूपी एटीएस उनकी पत्नी से पहली पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंची, तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं कि इनकी बिटिया से पूछताछ की जा रही है? जब आपकी पत्नी से आपकी बिटिया से पूछने के लिए पहुंची है, आपको जानकारी नहीं? मैं साथ में मौजूद था, मेरे पास आई थी एटीएस वाले, कल शाम को मेरे पास आए थे, बात हुई मेरी उनसे, कोई बात ऐसी नहीं है। हमने जो फैक्ट्स थे वो हमने बता दिए थे उनको, तो भाई ये फैक्ट्स हैं, उनको सारी डिटेल दे दी थी। अभी आप नाकाज है कि एटीएस यहाँ टीम आई है। अरे कहाँ ने लो कमाल कर रहे हैं। मैंने कब कहा आपसे कि एटीएस टीम नहीं? अभी मेरी बात हुई, कई लोगों से बात हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि हाँ भाई वो लोग आए थे कल शाम को यहाँ पे 3:30 बजे के करीब, जो टाइम मेरा सोने का होता है उसी वक्त आए थे। अभी मैं आज हाँ, तो यही सवाल है ना कि एटीएस ने क्या क्या पूछा है उनसे, यही सवाल। एटीएस ने आपसे क्या सिर्फ हमसे यही पूछा था कि आपका उनसे क्या संबंध है, हमने बताया। उन्होंने पूछा क्या कब से आपका उनका संपर्क नहीं, वो भी मैंने उनको बता दिया। कोई बात छुपाने वाली मेरे पास है ही नहीं, जब मेरा एक्स्ट्रा कोई जानकारी मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि 2019 से सितंबर से के बाद से हमारा कोई टच ही नहीं है। उस वक्त जब तक था तब तक वो सही था, बिल्कुल नॉर्मल जैसा था। ठीक है, इसका और कोई सवाल बताइए। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।